हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू कॉन्फ्रेंस। सो गाइस, आज मैं फिर क्विक रिविजन सीरीज लेकर आई हूँ एंड द चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, तो इसके लिए ना आपको डेटा का मतलब पता होना चाहिए। डेटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हमें ना कोई भी फैक्ट्स एंड मेजरमेंट्स को कलेक्ट करना होता है और किसी कंक्लूजन पे लेकर जाना होता है। किसी भी कंक्लूजन पे रीच करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत ही है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ये है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब दो सोर्सेज होते हैं डेटा के, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो अपना प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि डेटा जो कि ना हमने ओरिजिनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया हो या फिर किसी सर्वे के दौरान कलेक्ट किया हो। ये जो डेटा है ना, ये फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट होता है और इस डेटा को हम ना सोर्स ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। जैसे कि हम अगर कोई लास्ट वीडियो में हमने सेंसस का एग्जाम्पल लिया था, तो सेंसस में क्या होता है कि ओरिजिनली हम क्या करते हैं, हम घर घर जाते हैं एंड वी चेक कि ना यहाँ पे कितने लोग हैं और पॉपुलेशन काउंट का। अब मैं आपको समझाती हूँ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि ना हमने किसी एजेंसी से डेटा ले लिया या फिर इंटरनेट पे हमें कोई डेटा दिखा था, हमने उसको यूज़ कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको प्राइमरी में सेंसस वाला एग्जांपल दिया। अब यही सेंसस अगर हम इंटरनेट पे पब्लिश कर दें, जो कि होता ही है हर बार, तो दैट इज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि अब हमने ना उसे इंटरनेट से लिया है, हमने उसे प्राइमरी सोर्स नहीं बनाया। प्राइमरी सोर्स हमने तब बनाया था जब हमने उसे कलेक्ट किया था, पर सेकेंडरी सोर्स अब इसलिए हो गया क्योंकि हमने ना उसे इंटरनेट से लिया है। अब देखो, हमें इतना पता लग गया है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो इसके ना मेथड्स हम अब जान लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या फिर उसे हम पर्सनल इंटरव्यू बोलेंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फिर है टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर मेथड एंड क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब हम ना इनको डिटेल में समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटर ना अपनी फील्ड पे जहाँ पे भी उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहाँ पे पर्सनली जाता है एंड जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है। अब इसके अंदर ये मेथड ना कब कब सूटेबल होता है, जब ना हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, और जब ना एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत लिमिटेड हो, नेचर ऑफ इंक्वायरी जो है वो हमें ना कॉन्फिडेंशियल रखनी है सारी चीज़ें, और अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके मेरिट्स। पहला मेरिट है इसका ओरिजिनलिटी। ये डेटा जो है ओरिजिनल कैरेक्टर है, क्योंकि हमने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो हम खुद जाके कर रहे हैं, तो हम अपने पे और अपने इन्वेस्टिगेटर्स पे रिलाई कर सकते हैं। अब रिलायबल एंड एक्यूरेट, हम खुद कर रहे हैं तो इसलिए रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी होगी, क्योंकि हम अपनी टीम पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये इलास्टिक है, मतलब जब सामने वाला और मैं कंफर्टेबल हूँ तो हम उसकी प्लेस पे जा सकते हैं और वी कैन कंडक्ट दिस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जो भी हम करना चाहते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल। अब अगर लिमिटेड एरिया है, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, तो ये इकोनॉमिकल रहेगा, मतलब हमारे बजट में रहेगा। मींस अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना दिल्ली में एक पर्टिकुलर प्लेस जनकपुरी, वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं वहाँ की गलियों में जाके घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स, कुछ भी हो, ऐसे भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हमें कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हम इसमें क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। सपोजिटली मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेक डाउट क्लियरिंग सेशंस या कुछ भी। तो उस वक्त अगर मैं आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ, तो आई कैन आस्क यू देन एंड देयर कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आते हैं इसके डीमेरिट्स। नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज। जो ये मेथड है वो सूटेबल नहीं है वाइड एरियाज़ के लिए। मतलब अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया के लिए अगर मुझे एक सर्वे कंडक्ट करना है, तो दैट इज़ नॉट मी। इसके बाद आता है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगा, क्योंकि हर प्लेस पे जाना इज़ नॉट ओके, ठीक है, और टाइम भी बहुत लगेगा। पर्सनल प्रेजुडाइज। पर्सनल प्रेजुडाइज मतलब अगर इन्वेस्टिगेटर का किसी के साथ भी कुछ अनबन हुई या कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तो वो डेटा एक्यूरेट नहीं आएगा। ट्रेंड पर्सोनल, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हम भेजेंगे उनको हमें उससे पहले ट्रेन करना होगा, तो इसकी भी कॉस्ट आती है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
अब इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है जो कि ना इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सके। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो बहुत लार्ज होता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो ना ऐसे इंसान के भरोसे दी जाती है जो इंसान ना मेरे लिए भी रिलायबल और थर्ड पार्टी के लिए भी रिलायबल हो। और उनको ना मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ना ये इन्फॉर्मेशन पता करनी है और ये आपको ही देखना है कि आप किस तरीके से पता करनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो कितने लोग स्कूलिंग टाइम पे और कॉलेज टाइम पे हुक्का पीते हैं और ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अब वो हमें तो बताएंगे नहीं क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं, उनको ये भी डर लगेगा कि इनके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को ये ना बता दें या कुछ भी, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे या फिर अपने किसी नोन को बताएंगे। ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कि ऐसा इंसान हमें लेकर आना है जिस पे वो रिलाय करके हर चीज़ बता सके। अब इसके मेरिट्स क्या है? फर्स्ट मेरिट इज़ वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्या है? ये मेथड सुटेबल होता है जब इन्वेस्टिगेशन ना बहुत लार्ज। दूसरा इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल तब है जब ना टाइम है, लोग हर इंसान के पास मनी है और मैन पावर है। अब थर्ड है फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस क्यों है? क्योंकि हमने ना ऐसे रिलायबल पर्सन को तीसरे बंदे के सामने भेजा है जिसपे वो खुद से रिलाय करता हो। इसके बाद है फ्री फ्रॉम बायस। इसके बाद है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो एक अच्छा ओपिनियन देगा और हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स। अब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि जो रिजल्ट्स हों वो ठीक ना हो। अब दूसरा है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी क्या है, हम डायरेक्टली उसको वो नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या पता वो हमें सही डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा। नेक्स्ट है पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। हमें ना इसमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजुडाइज या बायस ना हो, तो हमें थर्ड पर्सन को मतलब विटनेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को कोई भी। फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। अगर जो सामने वाला पर्सन है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे देगा कि भाई हाँ मैंने काम कर दिया। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग पर्सन आएंगे ना दूसरों के पास, तो क्या पता इन्फॉर्मेशन हमारे पास होमोजीनियस आए कि ना आए। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। अब टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि जो हम ना कॉल पे कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, ये ना सूटेबल तब है जब रिस्पोंडेंट को पता है कि ना उसका टेलीफोनिक कनेक्शन ठीक है और डेटा जो हमें कलेक्ट करना है शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें नहीं मारनी है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी बात ख़त्म करनी है। फिर आते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट क्या है? पहला वाइड कवरेज। अब क्या है, आप कॉल पे बात कर करके ना इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ज़्यादा मनी नहीं है, ज़्यादा लेबर नहीं है, कुछ नहीं है। जियो के आने के बाद तो वैसे ही कॉलिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, फ्री हो गया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। बहुत कम अमाउंट में हमें इतने सारी बातें करने को मिल जाती हैं। इसके बाद है क्लैरिफाइड डाउट्स। अब फेस टू फेस तो नहीं, पर ऑन द कॉल वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स कि हाँ भाई अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी चीज़ें यू कैन क्लैरिफाई देन एंड देयर। अब है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज़। ये जो है डिसएडवांटेज है कि ना इसमें हम कुछ लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ अब पहले होता था कि ना किसी के पास टेलीफोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, वहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। पर अब क्या, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन बिगड़ रहा है या फिर वाईफाई कनेक्शन, अगर आपने व्हाट्सएप कॉल करी है या फिर जूम कॉल पे हो या फिर अगर कुछ भी है नेटवर्क इश्यूज़ हैं तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसके बाद है विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। विजुअल फीडबैक क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हम कॉल पे हैं, हम सामने एक दूसरे को तो देख नहीं रहे हैं, पर अब वीडियो कॉल्स के थ्रू भी विजुअल फीडबैक्स हमारे लिए पॉसिबल हो चुके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखनी है, जो भी हमें चीज़ें लोगों से पूछनी है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक ना क्वेश्चनर बना लेते हैं। उस क्वेश्चनर में क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चंस लिख लेते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो उनको मेल कर देते हैं और फिर सामने वाले का रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो इसके मेरिट्स हैं वो क्या है? कवरेज वाइड होता है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल है, टाइम, कम मनी, कम लेबर। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल है बिकॉज डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू ही आता है। फ्री फ्रॉम बायस। अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो रिस्पोंडेंट जो है अपने वे से देखेगा और बिना बायस
नेस के उसको आंसर कर देगा। मेंटेन सीक्रेसी, अब इसमें क्या है कि पब्लिक एट लार्ज को तो पता नहीं लगता कुछ भी, तो एक सीक्रेसी मेंटेन रहती है दो पार्टीज़ के बीच में। डीमेरिट्स, स्कोप बहुत लिमिटेड है क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड ना हो, ठीक है। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, इसमें क्या है कि जो एक्यूरेसी है वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि किसने किसी और से ना भरवाया हो या कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब कुछ होते हैं जिनको ना बिल्कुल वो नहीं चाहते कि भाई कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले या कुछ भी चीज़ें हों, जो भी बिना इंटरेस्ट के ऐसे ही हमें आंसर कर देते हैं तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, अब हम कुछ और लिखना चाहते हैं और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो वो जाके हम सही तो नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि पता नहीं सामने वाला अपना मेल चेक करे ना करे, ठीक है, और ये कब तक रिप्लाई करे इस चीज़ को। अब एक क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, अब क्या एन्यूमरेटर कौन होता है, किसी एजेंसी ने अपना एक पर्सन हायर करा है जो कि ना जगह जगह जाके क्वेश्चनर्स भरवाएगा। अब वो एन्यूमरेटर क्या करता है, पर्सनली जाता है उस पर्सन की मतलब प्लेस पे और नोट डाउन करता है अपनी लैंग्वेज में जो भी वो हमें बता रहा है, ठीक है। अब ये मेथड कब सूटेबल है, जब हमारे पास बहुत पैसा है और ट्रेंड एन्यूमरेटर्स हैं इस फील्ड में। अब इसके मेरिट्स, वाइड कवरेज है क्योंकि पैसा है, बहुत सारे एन्यूमरेटर्स हैं, वो तो जगह जाके सब कुछ कर सकते हैं। एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कर सकता है कि भाई हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। बेटर रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम ये इन्फॉर्मेशन को सब जगह जो सारे रिस्पोंडेंट से फिर आगे से मेल क्वेश्चन मेथड में कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियलिटी की कम चांसेस हैं, लिमिटेड हैं क्योंकि बायसनेस नहीं होगी। यूज़फुल फॉर इलिटरेट पीपल भी इसे कर पाएंगे, मेल क्वेश्चन वो नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। डीमेरिट्स, कॉस्टली मेथड है क्योंकि हमें ट्रेनिंग लेनी है, फिर सब क्वेश्चनर्स करने हैं, उसके प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, हर चीज़ करनी है। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एन्यूमरेटर घर घर जाएगा और हर चीज़ करेगा। पार्शियलिटी हो सकती है क्योंकि क्या पता कि एन्यूमरेटर को ये वाला बंदा अच्छा लग रहा है, अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा उसको उससे वो अच्छे से हैंडल ना करें। इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, मिसलीड कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले सेंसस मेथड इज़ लाइक कि हम ना पॉपुलेशन का हर आइटम, यूनिवर्स का हर आइटम काउंट करते हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके मेरिट्स देखें तो मेरिट्स है इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि हम पॉपुलेशन को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम हर सिंगल पार्ट को स्टडी करते हैं। इसके बाद है थर्ड, सूटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉट होमोजीनियस, और ये सूटेबल तभी है जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन है तो हम सेंसस मेथड पे जाएंगे क्यों, हम एग्जांपल लेके उससे चीज़ें देख लेंगे। बट सेंसस मेथड इज़ बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हैं वो होमोजीनियस नहीं है। अब डीमेरिट्स, सबसे पहले डीमेरिट बहुत कॉस्टली है क्योंकि पॉपुलेशन का हर पार्ट काउंट करना इज़ वेरी मच कॉस्टली। इसके बाद है लार्ज मैन पावर, बहुत सारे लोग हमें इस चीज़ के लिए अपॉइंट करने पड़ेंगे कि हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि ऐसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं, क्योंकि एक इंसान जाके ऑल ओवर इंडिया तो ये सब नहीं कर सकता, तो हमें बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए इंगेज करने पड़ेंगे। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब जैसे मतलब 5 इयर्स में एक बार या 10 इयर्स में एक बार सेंसस होता ही है इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कि तुम भाई घर घर जाओ और पता लगाओ कि कहाँ पे कौन रह रहा है कौन नहीं। तो वही चीज़ें हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, इसीलिए गवर्नमेंट हर साल तो करा नहीं सकती है, एक टाइम पीरियड के बाद ही कराती है, इसीलिए मेथड थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब इतना टाइम लगता है इन चीज़ों में कि हम खुद ही ऐसा लगता है इसमें इतने में तो हम खुद ही एस्टिमेशन कर लेंगे। तो यही ख़त्म होता है सेंसस मेथड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या है कि हम ना एक रैंडम सैंपल उठाते हैं एंड
उस टाइम पे क्या होता है, जब रैंडम सैंपल उठाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे और एक रैंडम सैंपल को ही देख के उससे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, अब इसके अगर मेरिट्स की बात करूँ तो मेरिट्स है इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते जितने सेंसस मेथड में लगते हैं, उससे कम पैसा ही लगेगा क्योंकि हम एक सैम्पल का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद है टाइम सेविंग इसलिए क्योंकि जितना सेंसस में टाइम लगता है उससे कम लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें तो हमें बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए, पर ये शायद शॉर्टर ड्यूरेशन में हो जाएगा। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब हम हर चीज़ आइडेंटिफाई कर देंगे और उसको देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद है लार्ज इन्वेस्टिगेशन में क्या है, बहुत सारे मतलब एक छोटे से सैंपल को ही देख के हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हमारे पास आ जाएगा कि क्या ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इसका मतलब ये है कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लो रहेगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरविजन सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होके हो सकती है। मोर साइंटिफिक इसलिए क्योंकि सेंसस से ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि अच्छे रिजल्ट्स निकाल के हमें दे सके। इसके बाद है डीमेरिट्स। लेट्स मूव ऑन टू डीमेरिट्स इज़ पार्शियल मतलब आधी इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या पता रिजल्ट सही आए या ना आए। रॉन्ग कंक्लूजन्स हो सकता है कि हम एक सैम्पल को देख के कुछ रॉन्ग कंक्लूजन्स लेकर आ रहे हों। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग, अब अगर हमने सैम्पल ही गलत चूज़ किया तो हमारे पास सही चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो सकती हैं, ये थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ढंग से चुनें ताकि वो हमें ढंग का कंक्लूजन दे। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल फ्रेम करने में हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमें खुद को ही समझ नहीं आएगा कि हमें कहाँ से क्या लेना है। स्पेशलाइज नॉलेज, इस चीज़ के लिए हो सकता है कि स्पेशलाइज नॉलेज ना हो किसी के पास, तो ये भी एक बैकलॉग हो जाएगा हमारे लिए। सो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की तरफ। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में दो टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दो चीज़ें। ठीक है, अब जो रैंडम सैम्पलिंग है वो क्या है, हमारे पास ना हर मेथड के पास चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है और हम एज अ सैम्पल उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पल भी बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं सैम्पल एज अ सैम्पल, और प्रोबेबिलिटी हर किसी की होती है कि वो चूज़ हो सके। अब नेक्स्ट है नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ मेथड, मतलब जिसमें क्या होता है कि सैम्पल इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट या उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि हाँ हम इस चीज़ को सैम्पल लेके एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि दो टाइप्स है रैंडम सैम्पलिंग की, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हर आइटम के पास एक चांस है कि वो ना सिलेक्ट हो सकता है, पर रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, राइट। सबसे पहला है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड में जो यूनिवर्स है, जो भी एंटायर पॉपुलेशन है, उसको हम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स या फिर स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप में से कुछ किसी भी आइटम को निकाला जा सकता है एट रैंडम, तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट इस सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है कि जो कंप्लीट लिस्ट है पॉपुलेशन की, उसमें से हम nth आइटम को लेते हैं लिस्ट में से, मतलब हमने डिसाइड कर दिया कि हमें 10th आइटम लेना है इस लिस्ट, मतलब एवरी 10th आइटम लेना है, तो हम उसी को एज अ सैम्पल यूज़ करेंगे। इसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो कुछ ना रीजन्स में है, हम डिवाइड कर देते हैं, उन रीजन्स को हम क्लस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इन क्लस्टर्स को हम रैंडमली चूज़ करते हैं और जितने भी सिलेक्टेड क्लस्टर्स होते हैं वो हम सैम्पल में इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये एक्सटेंशन है क्लस्टर सैम्पल का। इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग होती है, ठीक है ना। जैसे 2-3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस तक हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग।
अब इसमें फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। इस मेथड के अंदर हमारे पास चॉइस होती है कि इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट है, हम उसी पे काम करेंगे, उसके अलावा हम कोई इफ एंड बट्स नहीं करेंगे, एंड वील डू दी सैम्पलिंग अपॉन दैट ओनली। फिर है कोटा सैम्पलिंग। इस मेथड के अंदर जो भी आइटम्स है पॉपुलेशन के, हम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे उसे, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोटा। ठीक है, अब उस ग्रुप में से, उस कोटा में से हम कुछ कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और उसे एज अ सैम्पल यूज़ करेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि जो भी जजमेंट होएगी इन्वेस्टिगेटर की उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस मेथड के अंदर हम जो सैम्पल यूनिट्स हैं इन्वेस्टिगेटर की, उसको स्पेशल अटेंशन देंगे उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो द नेक्स्ट टॉपिक कम्स हेयर इन इज प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है? दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि सैम्पलिंग की थ्योरी पे बेस्ड है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसमें क्या है, हम रैंडम सैम्पल लेते हैं एक्यूरेट साइज़ का लार्ज पॉपुलेशन से, और हम ये सोचते हैं कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जैसी पॉपुलेशन के अंदर है, हम ये अज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड देन द सेकेंड इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसके अंदर क्या है कि ये बताता है जो एग्रीगेट्स और एवरेजेस हैं, अगर हम वो लार्ज ग्रुप से लेते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन स्मॉल ग्रुप। मतलब कि लार्ज साइज़ हमें लेना चाहिए सैम्पल का, ना कि स्मॉल साइज़, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स आएँ। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इन हेयर इज स्टैटिस्टिकल एरर्स। इसके अंदर क्या है, ये स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है, जो भी डिफरेंस बिटवीन होता है कलेक्टेड डेटा और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल एरर्स के हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। वो सोर्सेज क्या है? सबसे पहला ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है कि हमारे पास ना ही प्रॉपर डेफिनेशन है सब्जेक्ट मैटर का, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टिगेटर बायस हो, या फिर हमारा क्वेश्चन है डिफेक्टिव हो, या फिर सैम्पलिंग हमने ढंग से नहीं करी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि काउंटिंग में, मेजरमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर वेरियस फिगर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इनएडिक्वेसी, अब इसमें क्या है कि इनएडिक्वेसी मतलब डेटा इनकम्प्लीट है या अनरिप्रेजेंटेटिव है। नाउ कम्स इन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। अब जो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स हैं, इसमें हम इसको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स मतलब हमें ना सैम्पल ही चूज़ करने में दिक्कत आ गई है, ठीक है, या फिर हम एक्चुअल वैल्यू निकाल नहीं पाए हैं कि हम क्या सैम्पल ले सकें, तो दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब कि रिकॉर्ड करने में या टैबुलेट करने में, इन सब चीज़ों में हमसे गलतियाँ हो गई हैं। फिर आता है बायस्ड एरर। बायस्ड एरर मतलब जैसे या तो हमारा इन्वेस्टिगेटर ही बायस है, इन्फॉर्मेंट ही बायस है, इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा कोई काउंटिंग मेजरमेंट का, या कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर मतलब या तो वो बाय चांस हो चुका है, या फिर हम कोई प्रिंसिपल फॉलो करना भूल गए जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है, दैट इज़ अनबायस्ड एरर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा 2 हो सकते हैं, या तो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड। अब पब्लिश्ड क्या हो सकता है, जैसे हमने वो डेटा कहीं पब्लिश कर दिया, जैसे नेशनल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इसे न्यूज़पेपर में छाप दिया, या फिर इंटरनेट पर डाल दिया, या फिर कहीं भी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कहीं है, दैट इज़ पब्लिश्ड। ठीक है ना। अब अनपब्लिश्ड मतलब जो डेटा हमने ना मतलब किसी से लिया है, बट वो कहीं पे भी पब्लिश्ड नहीं है, कहीं पे भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी। ठीक है ना। इसके बाद आता है इसके प्रिकॉशंस। अब इसके प्रिकॉशंस पर आऊँ तो सबसे पहला है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब डेटा अगर हम कहीं पे भी देख रहे हैं तो वो मतलब किसी एक एक्सपीरियंस एजेंसी सोर्स ने कलेक्ट किया हो, ठीक है, ताकि हम उस पर रिलाई कर सकें। सूटेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस भी इन्वेस्टिगेटर ने करी है, वो इंसान जो है मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर हो, जिसे हर चीज़ पता हो कि कैसे करनी है और कैसे नहीं। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड में हमें राइट मेथड चूज़ करना है कि
हमें कौन सा मेथड लेना चाहिए, सेंसस या सैम्पलिंग। अगर होमोजीनियस नहीं है हमारी चीज़ें तो हमें क्या लेना होगा, सेंसस। और अगर चीज़ें होमोजीनियस हैं, हमें पता है कि एक सैम्पल से भी काम चल जाएगा, तो हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर है एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी। एडिक्वेसी मतलब डेटा बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं हो कि चीज़ें बायस हो या प्रिजुडाइज हो या कुछ भी। और एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटर उसे कलेक्ट कर रहा है वो इस चीज़ के लिए सूटेबल हो कि वो एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकता है। सो आई होप आपको कलेक्शन ऑफ डेटा समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड फॉर द व्हाट टॉपिक यू वांट टू सी नेक्स्ट, जस्ट राइट मी डाउन एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।